हाँ जी, सुनो सुनो, पार्टनरशिप रिवीजन देखो। हाँ जी, पार्टनरशिप फर्म सबसे पहले क्या था? फंडामेंटल। पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। देखो, फंडामेंटल में तो क्या है भैया, दो जने चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए, दो के बिना पार्टनरशिप होगी नहीं। अच्छा, किसी न किसी क्या कर लेते हैं ये लोग, ऑब्वियसली प्रॉफिट मोटिव से बिजनेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद पूरा अगर डेफिनेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जरूरी है क्या सारे पार्टनर्स एक्टिवली एंगेज्ड हो? जरूरी नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप का हमें नाम दे रखा है भैया, और काम कोई और कर सकता है। नाउ मेन फीचर्स वगैरह आप सब जानते ही होंगे। हाँ जी, एटलीस्ट कितने इंसान चाहिए? दो इंसान चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है, एक बार चेक कर लेना। डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। एक बार लॉ वाले सर से कंफर्म करना। यही है, 50 ही है, ठीक है। हाँ जी, ओके। कंपनी एक्ट में रेस्ट्रिक्ट कर रहा है पार्टनरशिप में कितना नंबर ऑफ, हाँ, पार्टनर्स 250। इसमें अलग अलग है कहीं, हाँ, 250, हाँ ठीक है, नॉट 250, हाँ जी, 50 तक, ओके। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट वगैरह, ये सब ठीक है, अच्छी बातें हैं। पार्टनर्स के बीच में रिलेशन कैसा होता है? प्रिंसिपल एजेंट का होता है। अच्छा, पार्टनरशिप डीड होनी जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप डीड होता है तो क्या होता है? झमेला नहीं होता है, लड़ाई दंगा नहीं होता है, ओके। अब लड़ाई दंगा मतलब रिटर्न में होता है सब कुछ। पार्टनरशिप डीड के अंदर एक रिटर्न एग्रीमेंट हो गया, साइन हो गए सबके, तो क्या हो गया? एक प्रूफ हो गया कि हमने ये सब डिसाइड किया था। अब मान लीजिए कुछ डिसाइड नहीं हो रखा है, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या फिर डीड है लेकिन उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन के रिगार्डिंग क्लोज नहीं डाल रखा, तो उस केस में क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस आप कैसे डिवाइड करेंगे? इक्वली। अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है पार्टनरशिप डीड के अंदर, या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो प्रॉफिट और लॉस कैसे डिवाइड होगा पार्टनर्स में? इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं चार्ज किया जाएगा, सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम दिया जाएगा, ओके। इफ देयर इज अ प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लीजिए आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन है कि हमें कैपिटल पे इतना इंटरेस्ट देना है, इट विल बी अलाउड ओनली व्हेन प्रॉफिट, नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, सैलरी नहीं, कुछ नहीं। क्यों? पार्टनर्स को जो दिया जाता है उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, P&L एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट होगा तभी देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, सैलरी हुआ, ये सब कब दिया जाएगा? जब प्रॉफिट होगा तब दिया जाएगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो ये सब भी नहीं दिया जाएगा, या अगर कम प्रॉफिट हुआ तो केवल उतना ही अमाउंट। अपने आगे जाके क्वेश्चन भी है कि अगर लिमिटेड प्रॉफिट है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी भी देना है, तो प्रपोर्शनेटली आप क्या कर दो? उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा क्या? हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिया जाएगा इफ देयर आर, क्यों? क्योंकि ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, ये P&L अकाउंट में आता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब क्या होता है? प्रॉफिट हो या ना हो फिर भी देना पड़ेगा। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब होता है प्रॉफिट होगा तभी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एलोकेट किया जाएगा। डन, ओके। उसके बाद हमने देखा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैंने कहा ये कब बनाया जाता है? आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ P&L अकाउंट। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। क्यों बनाया जाता है? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। इट इज नो, मैंने कहा था जो भी प्रॉफिट शो करे या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आ सब नॉमिनल अकाउंट्स हैं, ओके। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत कहां से होती है? P&L अकाउंट में जो आपके नेट प्रॉफिट आया था, ट्रेडिंग P&L जैसा बनता है वैसे पार्टनरशिप फर्म के भी ट्रेडिंग P&L बनता है। P&L का जो नेट प्रॉफिट आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, तब तो वो नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल अकाउंट के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि वो एक ही बंदा है। जितना प्रॉफिट हुआ उसके कैपिटल में हम क्या करते हैं? ऐड नेट प्रॉफिट, ऐसे करते हैं ना, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह भी, दैट इज द क्लोजिंग कैपिटल। यहां पर क्या होता है? प्रॉफिट होता है वो एक से ज्यादा लोगों में बांटना होता है। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है? P&L एप्रोप्रिएशन। तो वो प्रॉफिट हमने यहाँ पे लिखा। फिर उसके बाद क्या होगा? किसी तरह का कोई ड्रॉइंग्स कर रखा हो, पार्टनर्स ने पैसा विड्रॉ कर रखा हो, टेम्परेरी विड्रॉ, एक होता है परमानेंट विड्रॉ, मतलब कैपिटल विड्रॉ। कैपिटल विड्रॉ होता है तब तो कैपिटल रिड्यूस किया जाता है। और छोटा मोटा अगर आप ड्रॉइंग्स करते हो खर्चे वर्चे के लिए, आपने डिसाइड कर रखा है कि हर महीने में हम इतना विड्रॉ करेंगे, दैट इज द ड्रॉइंग्स, ओके।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कुछ हुआ तो वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है, तो इनकम वाली साइड में लिखा गया। और ये सब क्या है, सैलरी वगैरह, हाँ कमीशन वगैरह, ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्सपेंसेस ना कह के हम इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सैलरी हुआ, कमीशन हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, ये सब किसको, पार्टनर्स को। और ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रॉफिट होगा तभी रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, ये सब चीजें यहाँ पे आएगी। और अगर कुछ बच जाता है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल। ठीक है जी। करंट क्यों लिखा यहाँ पर, कैपिटल या करंट, कैपिटल में होगा कि करंट में होगा? सर अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं तो करंट में होगा, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यूज करें, सर बड़ा कंफ्यूजन होता है इसके अंदर हमको। फिक्स कैपिटल है मतलब कैपिटल फिक्स है, कैपिटल फिक्स है तो चेंजेस कहाँ होंगे, करंट अकाउंट में होंगे ऑब्वियसली। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, इसका मतलब कैपिटल ही फ्लक्चुएटिंग है, उसमें चेंज पॉसिबल है, तो सारा कैपिटल अकाउंट में ही हो जाएगा। तो नाम से पता चल जाता है। ओके, फिर है आरती भारती का क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस दे रखा था और इसमें आपको बनाना था क्या, हाँ जी, ट्रेडिंग पी एंड एल और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। किया आप लोगों ने ये ट्राई? कोई प्रॉब्लम आई थिंक इसमें तो नहीं होगी। ट्रेडिंग पी एंड एल नॉर्मली बनाना आता ही है, सेम वैसे ही ट्रेडिंग पी एंड एल बनेगा। जैसे ओपनिंग स्टॉक है, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड को मैं और सेल्स रिटर्न, डेटर्स, हाँ जी ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। कंप्यूटर, रेंट, रेंट फॉर 11 मंथ, इसका मतलब क्या हुआ, आपने 11 महीने के लिए पे किया। ट्रायल बैलेंस में इतने का है, इसका मतलब देखो ट्रायल बैलेंस में क्या आता है, जो अकाउंटिंग हो रखी है, अकाउंट्स बना रखे हैं, अकाउंट्स में क्या आता है, जिसकी जर्नल एंट्री हो रखी है। और जर्नल एंट्री उसकी होती है जो एक्चुअली आपने पे या रिसीव किया रखा है, बाद में तो एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती है। तो रेंट फॉर 11 मंथ ट्रायल बैलेंस में इसका मतलब हम ये इसका इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि हमने रेंट 11 महीने के लिए दे दिया है और 1 महीने का भी बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। तो 22,000 डिवाइड बाय 11 किया, 2,000 रुपया 1 महीने का आया, तो 2,000 रुपया बाकी है अभी भी। तो पीएनएल में रेंट 22 लिखोगे कि 24 लिखोगे, पूरा 12 मंथ्स का। पीएनएल में क्या था, रिलेटेड टू द करंट ईयर, ये हमने फाइनल अकाउंट में सीख रखा है। ओके जी। सैलरी, पीएनएल, लैंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट, वेजेस, ट्रेडिंग जनरल चार्जेस, पीएनएल कैश एट बैंक, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, हाँ जी उनकी कैपिटल में से क्या कर दिया जाएगा, कैपिटल अकाउंट बनता है और उनकी कैपिटल में से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ओके। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भी आता होगा, ड्राइंग्स नहीं आता, ठीक है ना। ड्राइंग्स टू कैश एंड कैपिटल टू ड्राइंग, एंट्री क्या हुई, ड्राइंग्स टू कैश, जैसे कैश कम हो गया होगा और देन उस ड्राइंग को क्या कर दिया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। इससे ड्राइंग अकाउंट खत्म और कैपिटल क्या हो गया, डेबिट होने के कारण कम हो गया, बस। ओके, तो पीएनएल में भी नहीं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में खर्चा भी नहीं है और कोई डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है। हाँ जी, ड्राइंग्स नहीं आता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। ओके, सेल्स, ट्रेडिंग, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट, इंटरेस्ट, इनकम है पीएनएल, आरती कैपिटल, भारती कैपिटल, बैलेंस शीट में कैपिटल आ जाएगा, कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, कर लेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू द प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट ऑल्सो। अब क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो ये ट्रेडिंग में भी आता है और बैलेंस शीट में भी आ जाता है। रेंट अगले ने लिख भी रखा है कि मार्च 22 का हमने अभी तक पे नहीं किया। कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे और हाँ जी जो आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू आएगा वो बैलेंस शीट में शो हो जाएगा और डेप्रिसिएशन पीएनएल में शो हो जाएगा। ठीक है, भारती को क्या देना है, सैलरी देना है, तो सैलरी कहाँ जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। और भारती की कैपिटल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, दो इम्पैक्ट आता है कि नहीं आएगा भाई, आप उसको सैलरी दे रहे तो सैलरी कैश में नहीं दिया था, उनकी कैपिटल क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उसके भी दो ट्रीटमेंट, एक तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आ जाएगा और दूसरा क्योंकि फर्म के लिए क्या है, जस्ट लाइक एक्सपेंस एप्रोप्रिएशन। ओके, और उससे दूसरा इंपैक्ट क्या आ रहा है, वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली देखो वो एक्चुअली जैसे सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसका हम क्या करते हैं, दो ट्रीटमेंट करते हैं ना, एक तो पीएनएल में दिखा देते हैं और एक उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है।
सेम वैसे ही यहाँ पर भी ये सैलरी है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक तो क्या हो गया इसको P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाया गया, ये पार्टनर से रिलेटेड है, और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाना चाहिए। अब लायबिलिटी साइड में कैसे जाएगा, उनकी कैपिटल में ऐड होके जाएगा, उनकी कैपिटल, अलग से आउटसाइडर्स की लायबिलिटी नहीं है ये उनकी कैपिटल में। तो ट्रीटमेंट देखो सेम है दोनों का, आउटस्टैंडिंग सैलरी का इसका ट्रीटमेंट सेम है, बस सैलरी खर्चा होता है इसलिए P&L अकाउंट में आता है, ये एप्रोप्रिएशन है, ये P&L एप्रोप्रिएशन में आता है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लायबिलिटी है तो अलग से करंट लायबिलिटी में शो होता है, और ये जो आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है ये किसको देना है, पार्टनर्स को देना है, इसलिए पार्टनर की कैपिटल में, लेकिन पोजीशन सेम है। क्लियर है? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा कि ये किस पर डिसाइड होता है, डिपेंड करता है कैपिटल कितना टाइम के लिए इन्वॉल्व रहा, रेट क्या है और अमाउंट क्या है। ठीक है जी, अरुण वरुण का क्वेश्चन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आता है तुम लोगों को अच्छे से, कुछ पक्का कैसे करते हो, बीच में अगर वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देता है तो? हाँ जी, दो तरीके होते हैं वैसे करने के, या तो सबको ही अलग अलग देखो कि भाई स्टार्टिंग में मेरा, मान लीजिए स्टार्टिंग में मेरा 1 लाख रुपए का कैपिटल था, ठीक है, ओके, और रेट है अपन मान लेते हैं 12%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 12%। तो ये अपना 1 अप्रैल को इतना था, और उसके बाद हमने क्या किया, 1 जुलाई को और ऐड किया इसमें 50,000। तो दो तरीके रहते हैं, क्या कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 लाख को तो 12 महीने के कैलकुलेट करते हैं, और फिर 50,000 को 9 महीने के लिए, जुलाई से लेकर मार्च तक 9 महीने के लिए कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये बेटर नहीं होता, बेटर क्या होता है, दूसरा वाला तरीका होता है, दूसरा वाला तरीका ज्यादा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला तरीका हमें कैपिटल रेशियो निकालने में भी हेल्प करता है। कभी वो बोलते हैं कि कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमें कैपिटल रेशियो की नीड होती है। अभी कैपिटल रेशियो के लिए अपने को क्या करना होता है, दूसरा वाला तरीका ही बेस्ट रहता है। क्या दूसरा वाला तरीका, क्या मैंने देखो जी, 1 लाख तो रहे हैं 1 अप्रैल से 1 जुलाई, तो अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए, तो 1 लाख पे तो 3 महीने के हिसाब से 12% का, और फिर हमारी कैपिटल हो गई है 1.5 लाख, और वो रही थी कितने महीने, 9 महीने, 9/12। तो इस तरीके से करना बेटर रहता है। इसमें क्या होता है, हिसाब किताब अच्छा रहता है, पूरे 12 महीने का हिसाब किताब देना है, 3 महीने पहले हो गए, 9 महीने अब हो गए, पूरा 12 महीने हो गया, तो ये बेटर रहता है, दिमाग में भी सही रहता है। ठीक है, जब भी चेंज हो जाए, मान लो आगे जाके ये कहते हैं कि नहीं 31 दिसंबर को हमने 20,000 रुपए की कैपिटल विदड्रॉ कर ली, तो अब क्या होगा, ये 9 महीने का ना होगा, कितना होगा, जुलाई से लेकर दिसंबर 6 महीने का ही होगा, और उसके बाद 20,000 विदड्रॉ कर लिया तो बचा कितना, 1,30,000, कितने महीने के लिए, जनवरी फरवरी और मार्च, डन। तो ये बेटर रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल रेशियो की अगर निकालना हो तो ये लो जी, इसके बेसिस पर इनको सबको ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, भाई ये इतने महीने के लिए रहा, ये इतने महीने के लिए रहा, ये इतने महीने के लिए रहा, सबको ऐड किया और फिर कैपिटल रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डन। ऐसे क्वेश्चंस आए थे अगर आपने पढ़े होंगे तो। हाँ जी, कहीं पे भी किसी को दिक्कत हो, कुछ पूछना हो एक्स्ट्रा तो पूछ सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होगा, इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल। ड्राइंग्स प्रैक्टिकली जिस दिन आप विड्रॉ करोगे, मान लीजिए आपने 1 जुलाई को विड्रॉ किया, तो जुलाई से लेकर मार्च तक का इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। जिस दिन से आपने ड्राइंग्स किया है ऑब्वियसली इंटरेस्ट का मीटर उसी दिन से चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 जुलाई को अगर आपने विड्रॉ किया तो जुलाई से लेकर मार्च तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, इन द एब्सेंस ऑफ द डेट ऑफ विड्रॉल इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर द, अगर डेट नहीं दे रखा तो हम जनरली 6 महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं। भाई डेट ऑफ ड्राइंग्स आपको दे नहीं रखा है तो हम क्या माने भैया कब विड्रॉ किया, ऑन एन एवरेज 6 महीने का आप डेप्रिसिएशन लगा दीजिए। ओके, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिंपल मेथड भी था और प्रोडक्ट मेथड भी था। प्रोडक्ट मेथड में 1/12 क्यों करते हैं, समझ में आया था? हाँ, इसके लिए मैंने बताया, देखो इंटरेस्ट ऑन दोनों मेथड के अंदर क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है, आर्यन इज अ पार्टनर और उसका डेट ऑफ ड्राइंग्स अलग अलग आपको दे रखा है, 1 मई, 31 जुलाई, सितंबर 30, नवंबर 31, जनवरी और मार्च 31। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% है, तो यहाँ तो क्या होगा, हर ड्राइंग्स पर अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट और कुछ नहीं, सिंपल मेथड। उसमें क्या हुआ, जैसे 1 मई को 20,000 रुपए विड्रॉ किए थे, राइट। तो अब अपने को कब देखना है कि भैया अपने को कब तक इंटरेस्ट देखना होता है, क्लोजिंग कब है, 31 मार्च।
तो ये जो 1 मई को आपने 20,000 विड्रॉ किया वो कितने टाइम तक विड्रॉ रहा? 1 मई से लेकर 31 मार्च, कितना? 11 महीने। तो ये हो गया 11 महीने, मंथ्स, 11 महीने। तो इंटरेस्ट कितना हुआ फिर सर? 20,000 रुपए है, 9% रेट है और 11 महीने का 1650। फिर दूसरा देखोगे 31 जुलाई 10,000 रुपए विड्रॉ किया। तो ये जो 31 जुलाई को विड्रॉ किया वो कितने महीने तक आउटस्टैंडिंग रहा? 8 मंथ्स तक। तो इसका आप अलग से देखोगे 10,000 रुपए है, 9% है और कितने महीने? 8 महीने। कितना हुआ? ओके, ऐसे आपको हर एक को क्या करना होगा? सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये जरूर ध्यान से दिमाग से, ये मई 1 और ये 31 जुलाई। आप लोग बता भी रखा था रिकॉर्डिंग में, ये पहले परसेंटेज निकाल। रिकॉर्डिंग में तो मैंने सभी बता रखा था, ठीक है ना? रिकॉर्डिंग में कुछ छोड़ा थोड़ी ना था। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि रिकॉर्डिंग में नहीं बता रखा था इसलिए मैं तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? देखो, ये 2 क्लासेस का पैसा अलग से चार्ज करूंगा मैं तुम लोगों से, ठीक है? देखो, खासकर उन बच्चों से जिनकी वजह से ये क्लास हो रही है। सिंपल मेथड और हाँ प्रोडक्ट मेथड। अच्छा जी, प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा? हाँ, पैसे की टेंशन में ना आए, हाँ पहले कंसेप्ट पे फोकस करें। हाँ, पढ़ने में दिमाग नहीं लगेगा वरना, ठीक है ना? ओके, देखो, ओके मुस्कान, हाँ जी। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है? अब देखो इन सब में कॉमन क्या है, सुनो। हाँ जी, इसमें कॉमन क्या है? डिवाइड बाय 12 यहाँ पे भी हो रहा है और मल्टीप्लाई बाय 9% यहाँ पे। सब जगह क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 9% करो, डिवाइड बाय 12 करो। तो हमने कहा कि ये जब बार बार ही होना है तो एक काम करते हैं ना, कॉमन ले लेते हैं इसको। अब कॉमन लेंगे तो क्या हुआ? प्रोडक्ट मेथड हुआ। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या हुआ? सिंपली आपको क्या करना होता है? इस अमाउंट को इस मंथ से मल्टीप्लाई करना। 20,000 इंटू 11, जैसे यहाँ पे क्या बचा बाकी? 20,000 इंटू 11, 10,000 इंटू 8, यही तो बचा। और 9% और डिवाइड बाय 12 को हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो 20,000 इंटू 11 2,20,000, 10,000 इंटू 8 80,000, 30,000 इंटू 6 40 इंटू 4 20,000 इंटू 3 25,000 इंटू 0 टोटल हो गया 7 लाख। और अब एक बार में ही क्या करना है? 7 लाख जो आया है इंटू 9% वो जो कॉमन था और डिवाइडेड बाय 12। अब डिवाइड बाय 12 के ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए क्या कर दिया? मल्टीप्लाइड बाय 1, कि मल्टीप्लाई बाय 1 करने का कोई रूल होता नहीं। क्लियर है वाली चीज? बस इसलिए ये था। इसलिए हमको ऐसे पढ़ा जाता है 1 महीने का निकालेंगे। अरे क्यों निकालेंगे 1 महीने का? समझाओ तो सही, लॉजिक तो बताओ कि 1 महीने का क्यों निकालेंगे? वो इस तरीके से बस कॉमन को बाहर ले लिया और बस मल्टीप्लाई बाय 1 लगा दिया। उसमें क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। चलिए अब देखो, प्रोडक्ट मेथड भी हो गया, इंटरेस्ट मेथड भी हो गया। अब इन्होंने कहा सारे कैलकुलेशन से कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका तो मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा था पूरा। PQR पार्टनर्स हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। हाँ जी, हर महीने की शुरुआत में इक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, या हर महीने के एंड में इक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, हर महीने के मिड में इक्वल अमाउंट विड्रॉ, हर क्वार्टर की शुरुआत में इक्वल अमाउंट, हर क्वार्टर के एंड में इक्वल अमाउंट, ऐसा दे सकते हैं ना? तो ऐसे केस में आपको क्या कर रखा था? आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रखा है कि देखो जी, या तो आप क्या करो, जैसे मानो हर महीने की, ये मैंने शायद डिटेल में भी वहां समझाया होगा, हर महीने की शुरुआत में आप विड्रॉ कर रहे हो, मतलब कहां से चालू होता है अपना? अप्रैल से। अप्रैल 1, मई 1, जून 1, जुलाई 1, अगस्त 1, सितंबर 1, अक्टूबर 1, नवंबर 1, दिसंबर 1, जैन 1, फेब 1, मार्च 1। हम हर महीने की शुरुआत में मान लीजिए 1,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट मेथड भी अपनाते हैं ना, तो भी आपको टाइम तो लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर। पहले 1,000 कितने महीने तक रहा आउटस्टैंडिंग? 12, दूसरे 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5 4 3 2 1। इसमें भी टाइम तो लगेगा। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक क्या निकाला गया कि भैया अगर ऐसा हो, इक्वल अमाउंट इक्वल गैप से, इक्वल अमाउंट अगर इक्वल गैप से अगर आप क्या कर रहे हो? विड्रॉ कर रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हैं। क्या? आप पहली विड्रॉ के बाद देखो
कितना टाइम पीरियड है, और लास्ट विड्रॉ के बाद देखो कितना, लास्ट विड्रॉ के बाद कितना टाइम पीरियड बचा है। आप उन दोनों को क्या कर दीजिए, एवरेज कर दीजिए, 13 डिवाइड बाय 2 और 6.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर दीजिए। किस अमाउंट पर, टोटल ड्रॉइंग्स पर। 1,000 आपने हर महीने विड्रॉ किया तो आपकी टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो गई है, 12,000 हो गई हैं। तो 12,000 पे जो भी इंटरेस्ट रेट हो 6% मान लीजिए, तो उस पर 6.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। तो पूरा प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, और इस तरीके से शॉर्ट में सॉल्व कर देंगे तो भी वही आंसर आएगा। क्लियर है वाली चीज? क्योंकि क्या हो रहा है, ये 1000 तो कॉमन है, अब 12 में भी वही हो रहा है, 11 में भी वही हो रहा है, तो 12 से 1 कंटिन्यूअसली इक्वल गैप से कम हो रहा है। 12, 11, 10, 9, 8, 7 इक्वल गैप से कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो अपन क्या कर सकते हैं, इनका एवरेज ले सकते हैं। ऐसे ही क्वार्टर के केस में हो सकता है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वार्टर के, हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करते हैं। तो अप्रैल, मई, जून, जून के एंड में कब हुआ, 30 जून। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर। जैन, फेब, मार्च, मार्च 31। हर क्वार्टर के एंड में कितना अमाउंट, 1000 रुपए। तो अमाउंट सेम है और टाइम गैप भी सेम है। तो 30 जून, या तो हर एक के लिए अलग अलग करो, कितना, 30 जून के बाद कितने महीने, 9, 30 सितंबर के बाद 6, 31 दिसंबर 3 और 0। इक्वल गैप है, 9, 6, 3 सब में 3 दिन का गैप है। ओके, तो इक्वल गैप, इक्वल अमाउंट। तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट विड्रॉ के बाद देख लो कितने महीने बचे, 9। लास्ट विड्रॉ के बाद देख लो कितने महीने बचे, 0। तो उनका एवरेज कर दो 4.5। और ये जो टोटल ड्रॉइंग्स है कितनी, 4000 रुपए। उस 4000 पे जो भी रेट एप्लीकेबल है उस पे 4.5 महीने का ऑन एन एवरेज इंटरेस्ट चार्ज कर दो। समझ में आया? रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, हाँ जी, ओके हर जी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कहा, ये क्या होता है सर, ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। सो इट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट, नॉट टू द P&L एप्रोप्रिएशन। ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल भी इंक्रीज नहीं करेगा क्योंकि लोन पर इंटरेस्ट है। तो ऑब्वियसली अगर आप या तो पे कर देते हो कैश में तो ठीक है, और नहीं करते हो तो इसके लोन अकाउंट में क्रेडिट करेगा, क्योंकि लोन का अमाउंट बढ़ेगा। वही सैलरी वाली बात, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, दिया नहीं अभी तक, तो बैलेंस शीट में अलग से शो होता है लाइबिलिटीज में। वैसे ही लोन पर इंटरेस्ट है तो उससे कैपिटल क्यों बढ़ेगा भैया? लोन पर इंटरेस्ट है तो क्या होगा, या तो आप पे कर दो तो ठीक है, वरना लोन का अमाउंट बढ़ा दो। भैया आपने मेरे को उधारी दिया मान लो 1 लाख रुपए, ठीक है, आउटसाइडर की तरह ट्रीट करना है। आप मेरे को 1 लाख का उधारी दिया, अब आप पर इंटरेस्ट मेरे को, अब आप इंटरेस्ट चार्ज करें 10,000 रुपए। तो अगर मैं इंटरेस्ट देता हूं तब तो ठीक है, लोन का अमाउंट 1 लाख ही चलता रहेगा। नहीं देता हूं तो 1,10,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप ये कहोगे अब सर हम आपसे 1,10,000 रुपए मांगते हैं, डन, क्लियर है। तो वो लोन अमाउंट में इंक्रीज करना है। वैसे ही पार्टनर्स के केस में भी ऐसे ही होता है, लोन अमाउंट में इंक्रीज करना है, क्लियर है। ओके, तो एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट खर्चा होता है फर्म के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं, टू पार्टनर्स लोन। ओके, और फिर उसके बाद एट द एंड P&L से चार्ज आएगा, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन। कहां पे, P&L अकाउंट से, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन। ओके, हर डेबिट का एक ना एक दिन क्रेडिट होता है। हाँ जी, पहले ये डेबिट हुआ और उसके बाद ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, डन, खत्म। कैपिटल हम बात कर ही चुके हैं फिक्स और फ्लक्चुएटिंग के बारे में। ओके, इसके लिए मैंने पूरे फॉर्मेट भी आपको दे रखे थे कि अगर आप फिक्स कैपिटल अगर मेथड फॉलो करते हो तो कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट बनाया जाएगा, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आएगा सर, कैपिटल अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंसेस प्लस एडिशनल कैपिटल। ऐसा कोई भी आइटम जो कैपिटल को इंक्रीज करता है वो क्रेडिट साइड में, ऐसा कोई भी आइटम जो कैपिटल को डिक्रीज करता है वो डेबिट साइड में। क्योंकि कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट नेचर होता है। ये तो आप समझ गए होंगे, प्लस माइनस वाला सीन। तो अब आप क्रेडिट नेचर है तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड इसके लिए प्लस साइड हो गई और डेबिट साइड इसके लिए माइनस साइड हो गई। कभी भी आप विड्रॉ करते हो परमानेंट कैपिटल विड्रॉ, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और परमानेंट विड्रॉ ऑफ कैपिटल, ये छोटा मोटा वाला ड्रॉइंग्स नहीं है। ओके, और बाकी बच जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो बस सिंपल सा है, ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस विड्रॉ, परमानेंट विड्रॉ, दैट इज द क्लोजिंग कैपिटल। बाकी जितने भी चेंजेस है वो सब करंट अकाउंट में शो होंगे। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और
लेकिन कैपिटल का हमेशा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा फिक्स कैपिटल मेथड में, फिक्स कैपिटल मेथड में। ओके, फिर अगर पार्टनर को कोई इंटरेस्ट दिया जा रहा है उसकी कैपिटल पे, तो उससे उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर कुछ सैलरी मिलेगा तो भी इंक्रीज हो जाएगी, अगर कमीशन दिया जाएगा तो भी इंक्रीज हो जाएगी, अगर प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा तो भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और डिक्रीज किस किस से होगा, अगर उसने कोई ड्राइंग्स किया है टेम्परेरी ड्राइंग्स तो उसे डिक्रीज हो जाएगा। उस ड्राइंग्स पर अगर हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो भी उससे क्या हो जाएगा, उसका कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। कोई लॉस है और लॉस में हिस्सा मिल रहा है, हाँ, तो भी उससे उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और लास्ट में बच जाएगा क्या, क्लोजिंग बैलेंसेस। इट कुड बी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ओके, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, सारे के सारे एडजस्टमेंट कैपिटल और करंट वाले सारे किस में होंगे, कैपिटल अकाउंट में हो जाएंगे। और इसका ओपनिंग क्रेडिट भी हो सकता है, और क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल में चेंजेस होते हैं, सो कैपिटल कुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है क्रेडिट बैलेंस, नेगेटिव भी हो सकता है दैट इज डेबिट बैलेंस। ओके, नेक्स्ट, हाँ जी, मैनेजर कमीशन और नेट प्रॉफिट। पार्टनरशिप में आपने मैनेजर अपॉइंट कर रखा है और उसको कमीशन देते हो, वो भी कैसे, प्रॉफिट बेसिस पे। अब प्रॉफिट बेसिस पे भी दो तरह के आते हैं क्वेश्चन में, क्या, एक तो वो प्रॉफिट पे दे रहे हो जो क्या है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब ये कमीशन का खर्चा लेस करने से पहले का जो प्रॉफिट होता है उस पर आप दे रहे हो कमीशन। और दूसरा क्या होता है, एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उस पर आप दे रहे हो। अब ना तो कमीशन पता ना वो प्रॉफिट पता, क्योंकि कमीशन लेस होगा तभी वो प्रॉफिट आएगा। इसलिए अपने को यहां पर क्या करना होता है, रेट अपॉन, इसमें भी वही लॉजिक है, सेम शुड बी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड। कैसे सर, दिस वन, ये पी एंड एल अकाउंट है, इस तरफ इनकम्स है, ये हो गया एक्सपेंसेस अदर देन मैनेजर कमीशन। अभी ये मैनेजर को देना कमीशन, अपने को मैनेजर कमीशन, और फिर जो बचेगा दैट इज द नेट प्रॉफिट। अब बोला मैनेजर को कमीशन कैसे देंगे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 10%। तो क्या हुआ, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, जो प्रॉफिट आएगा उसे बोला जाएगा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो अगर ये वाला कमीशन हुआ तब तो क्या हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंस जो भी आ रहा है आपका अमाउंट उस पर वो 10% चार्ज कर देना, सिंपल कमीशन दे देना और बाकी बचा नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर बोले कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10%। मैं कहा कमीशन नहीं पता, कमीशन नहीं पता, हाँ, लेकिन उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 10% देना। मैं कहा अच्छा, नेट प्रॉफिट का 10% देना है, तो मान लेते हैं नेट प्रॉफिट अगर 100 रुपए है तो कमीशन कितना, 10 रुपए, टोटल कितना हो गया 110। इसका मतलब इनकम माइनस एक्सपेंसेस हमारे लिए 110 वर्थ रखता है। अगर इनकम माइनस एक्सपेंस 110 हो तो उसमें से 10 रुपए तो मैनेजर को दे दिया जाएगा और 100 रुपए का नेट प्रॉफिट बच जाएगा। तो सेम वही चीज, ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है वो हमारे लिए किसके इक्विवेलेंट है, वो हमारे लिए 110 के इक्विवेलेंट है। इनकम माइनस एक्सपेंसेस मिलके कितना हुआ, 110 रुपए हुआ। उस 110 के अंदर क्या होगा, 10 रेट, वो क्या होगा, मैनेजर का कमीशन होगा। तो ये भी रटने की जरूरत नहीं है, वही चीज है, सेम शुड बी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड। ओके, डन। चलिए सर, इसके अंदर फिर इसके अंदर कैसा होगा, ये पहले वाले के अंदर मैंने कहा देखो जी, इनकम है, हाँ जी, एक्सपेंसेस, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, ये होता है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अभी ये कमीशन देंगे और बाकी बचा नेट प्रॉफिट। तो ये जो वैल्यू है इनकम माइनस एक्सपेंसेस, इसी का 10% दे दिया जाएगा, प्रॉफिट बिफोर कमीशन दे दोगे और बाकी बच गया, हाँ जी, नेट प्रॉफिट। डन, क्लियर है, ओके। नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म, अभी तो पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन लोन, अच्छा, पार्टनर ने फर्म को दिया था, और ये क्या है, टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म। ओके, मतलब अपनी बैलेंस शीट में ये आ रहा होगा लोन टू
एसेट साइड में लोन टू। ओके, तो ये लोन जो दिया है उस पर क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। ओके, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म, हेंस इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन लोन टू द पार्टनर इफ द पार्टनरशिप डीड हैज अ क्लूज इन दिस रेस्पेक्ट और व्हेन द पार्टनर हैव एग्रीड द टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। या तो पार्टनरशिप डीड में लिख रखा होगा या फिर क्या होगा कि भैया आपने बीच में कोई एग्रीड होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन ये क्या होता है, फर्म के लिए गेन होता है, इनकम होता है। भैया लोन दिया है हमने, इस बार लोन दिया है तो हम इंटरेस्ट लेंगे, रिसीव करेंगे। ओके, सो इट इज द रिकॉर्डेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट, नॉट ऑन द P&L अप्रोप्रिएशन। पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स के रिगार्डिंग है, लेकिन फिर भी ये कहां पे जाएगा, लोन वाला कुछ भी हो P&L में जाने वाला है। खर्चा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चे वाली साइड में, और इनकम है इंटरेस्ट ऑन तो वो इनकम वाली साइड में। हाँ जी, इससे क्या होगा सर, एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए क्या है, इनकम है। अब इनकम है तो इससे आप क्या कर रहे हैं, अपनी पार्टनर की कैपिटल को ही बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं। यस, ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए इनकम है, ये आप ही तो दोगे, पार्टनर आपने लोन लिया है तो आप ही तो दोगे, तो ये कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट हो रहा है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन सर लोन अकाउंट के थ्रू हो रहा था, इंटरेस्ट ऑन लोन लोन अकाउंट के थ्रू हो रहा था, बट ये तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू हो रहा है। वो खर्चा था इसलिए लोन अकाउंट के अंदर ही ऐड हुआ, बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उसकी कैपिटल कम कर रहे हो। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, और बाद में आप क्या कर दोगे, इस इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफर करके खत्म कर दो, क्योंकि सारी इनकम्स कहाँ चली जाती है, P&L में क्रेडिट हो जाती है, सिंपल। ओके, तो अगर इंटरेस्ट कैश में मिल जाता है तब तो कैश टू इंटरेस्ट, इन कैश में नहीं मिला इसलिए कैपिटल को डेबिट कर दिया गया। ओके जी, इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, ये क्या लिखा हुआ है, इफ द फर्म incurred loss during the year, partner will neither be allowed any interest on capital, no salary। क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन होते हैं, लॉस हुआ है तो देंगे ही नहीं ना भैया, प्रॉफिट ही नहीं है तो कहां से तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, कहां से तुमको सैलरी दे दिया जाएगा। ऑल्सो देयर इज नो प्रॉफिट टू बी एप्रोप्रिएटेड एज सच, P&L appropriation account will not be prepared and the loss will be distributed through the P&L appropriation account। बनाने की जरूरत ही नहीं, लेकिन एक ऐसा केस है जहां पर आपको फिर भी P&L appropriation बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के केस में। मान लीजिए लॉस है लेकिन फिर भी आप ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, सारा आपके यहाँ क्लोज में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, सब ये रेट वगैरह से चार्ज करेंगे, तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को तो शो करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शो करने के लिए आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। तो भले ही लॉस हो फिर भी आप क्या करोगे, P&L एप्रोप्रिएशन बनाओगे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो, वरना तो वो लॉस क्या हो जाएगा, P&L अकाउंट में ही पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ रहे हो वाली बात। हाँ जी, फिर इसने कहा था ये वाला क्वेश्चन किया अपन ने कि भैया आपने को सैलरी वगैरह देना है, इंटरेस्ट देना है, लेकिन अपने पास क्या है, प्रॉफिट कम है। व्हेन एप्रोप्रिएशंस, सैलरी वगैरह, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह ये ज्यादा है और प्रॉफिट क्या रह गया, कम रह गया। अब जैसे ये एग्जांपल किया था हमने, 5 लाख की कैपिटल है, 3 लाख की कैपिटल है, 50,000 का ही प्रॉफिट है और कैपिटल पे देना इंटरेस्ट 10% है, तो ये हो गया 50,000, ये हो गया 30,000, और सैलरी देनी है बी को 20,000। मेरा बांटना तो 50, 3, 80 और 20 1 लाख है, और अपने पास प्रॉफिट सिर्फ, तो कैसे करेंगे, हाँ जी 5:3:2 के रेशियो में बांट देंगे। तो वो जो भी था 50,000 उसको 25, 15 और 10 में बांट दिया। क्लियर है, में मुश्किल नहीं ना, जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उसको टोटल अमाउंट जितना जितना है देना है पार्टनर्स को, कैपिटल है चाहे सैलरी है वगैरह, उसके रेशियो में आप बांट दो। पहले अमाउंट कैलकुलेट कर लो नॉर्मल, और फिर उसका रेशियो देख लो, देना कितना कितना था, 50, 30 और 20। तो मैंने कहा अच्छा जितना भी प्रॉफिट है कोई बात नहीं, वो 5, 3, 2 के रेशियो में आप बांट दीजिए। 5, 3 कैपिटल पे इंटरेस्ट हो गया और 2 हो गया सैलरी। ओके, पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट, वापस बैक से जाके पास्ट में जाके हम क्या कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं, या कुछ गलती रह गई थी उसको अब वापस सुधार कर रहे हैं, ठीक है ना, या तो हम रिवाइज कर रहे हैं किसी चीज को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिवाइज हो गया बैक डेट से, या फिर हम कुछ गलती रह गई उसको वापस रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो ये दोनों ही चीजें क्या करनी होगी अपने को, अगर अपने को नेक्स्ट ईयर करना है तो अपने को क्या करना होगा, एडजस्टमेंट किसके थ्रू होगा सर, एडजस्टमेंट होगा, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री होगी एक, और विद द नेट इफेक्ट ऑफ द एरर्स एंड ओमिशंस और रिवीजन जो भी है, एक सिंगल एंट्री करना होगा।
अपने को वापस सारे अकाउंट्स ओपन नहीं करने। अपने को ऐसा नहीं है कि बैक डेट से जाके अच्छा सैलरी नहीं दिया चलो सैलरी दे के आओ, वहां पे जो अकाउंट्स क्लोज हो गए वापस उनको रीओपन नहीं किया था, क्योंकि अल्टीमेटली आप वहां पे सैलरी लिखोगे तो सैलरी का इंपैक्ट जाएगा कहां पे, कैपिटल पे और प्रॉफिट पे। अगर आप सैलरी देना भूल गए हैं, अब देना चाह रहे हैं, तो जैसे ही सैलरी दोगे इससे पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएंगे तो अब वो क्या होगा, जो पहले आपने ज्यादा प्रॉफिट बांट दिए थे वो गलत हो गए। अब आपको क्या करना होगा, वापस कम प्रॉफिट रिवाइज करने होंगे, प्रॉफिट भी रिवाइज करना होगा। अगर वो कैपिटल अकाउंट के अंदर उससे क्या होगा, सैलरी से कैपिटल इंक्रीज होगा। तो इतना इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, आप बस उसका नेट इंपैक्ट देखो कि नेट इंपैक्ट उसके कैपिटल में क्या इंपैक्ट आने वाला है और कैपिटल को बस एडजस्ट करो, क्योंकि प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट आएगा तो अल्टीमेटली उस प्रॉफिट का इंपैक्ट किस पे आएगा, कैपिटल पे ही तो आएगा। तो क्यों इतना करना, सैलरी दिखाना, प्रॉफिट में इंपैक्ट दिखाना, प्रॉफिट को फिर कैपिटल में ट्रांसफर करना, वापस खाते वापस ओपन नहीं किए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ नेट इंपैक्ट जो आपकी कैपिटल पे रहने वाला है, क्योंकि उसमें सब सेटिस्फाई हो जाएंगे। अच्छा सैलरी देनी थी नहीं दी, कोई बात नहीं, दे दो भैया हमारी कैपिटल, अच्छा 12,000 की सैलरी देना भूल गए, 12,000 से कैपिटल बढ़ा दो, ठीक है ना। और उसका इंपैक्ट लेकिन प्रॉफिट पे भी आ जाता है। भाई एक अकेला बंदा हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा 12,000 से सैलरी देना भूल गए, कोई बात नहीं अब दे दो, उसकी कैपिटल बढ़ा दो। लेकिन अब एक से ज्यादा है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी जज करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो वो सारा इंपैक्ट देखो कैसे होता है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये पास्ट एडजस्टमेंट में हो सकता है थोड़े बच्चों को परेशानी रहती होगी, बट मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाए हैं कि आपकी परेशानी दूर हो गई होगी। हाँ जी, एबीसी पार्टनर्स हैं, वो भूल गए कैपिटल पे इंटरेस्ट देना 10% फॉर द 3 years एंडेड 31 मार्च 2022। देयर कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैपिटल, ठीक है 3 साल का इंटरेस्ट देना भूल गए, पिछले 3 सालों से भूले जा रहे हैं। अब अपने को उसके लिए एडजस्टमेंट करना है, तो क्या होगा, मैं कहा देखो जी 1 लाख है इसकी कैपिटल, 1 लाख का रेट कितना 10%, 10,000 रुपए 1 साल का, तो 3 साल का कितना 80,000 पे 10% 8,000 और 3 साल का 24,000, 70,000 का 10% 7,000, 3 साल का कितना 21,000। ये इतना अमाउंट हम इनको सैलरी देना भूल गए। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कुछ बोला नहीं तो इक्वल मान लेंगे। ओके, अगर मैं इनको सैलरी देता तो इतना अमाउंट से प्रॉफिट कम हो जाता, तो वो जो प्रॉफिट मैंने आपको बांट दिया वो ज्यादा बंट गया, जबकि कम बंटना चाहिए था। ओके, कितने से कम बंटना चाहिए था, 30 प्लस 24 प्लस 21 75,000 से मैंने एक्सेस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, तुम्हारे इक्वली 75,000 था ना, तो तीनों में इक्वली कितना बटा होगा 25 25 25, तुम्हारे ज्यादा बंट गया ना, पहले वो डेबिट कर दो। तो 10 बार, हाँ जी, मैंने कहा देखो जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था रह गया था, चलो दे दो, पहले ये दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रह गया था ना, दे दो। ए को कितना दोगे 30,000, बी को कितना दोगे, लगता है तुमने वीडियो नहीं देखा प्रियांशु, हाँ अच्छा 30, और बी को कितना देना 24, और सी को कितना देना 21,000। तो भूल गए तो अब दे दो, अब दोगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मैं कहा अच्छी बात है, टोटल कितना बैठा, इससे आपने अपनी कैपिटल तो बढ़ा दी, लेकिन दूसरा इंपैक्ट क्या आएगा, सैलरी अगर दोगे तो पी&एल एप्रोप्रिएशन में आता है सैलरी। अगर आप सैलरी वहां पे दिखाओगे 75,000 की, तो ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो 75,000 से कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपने फालतू में पहले क्या बांट दिए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट बांट दिए इक्वल रेशियो में, 75,000 से एक्स्ट्रा प्रॉफिट बांटे कि नहीं बांटे। हाँ सर, देखो हुआ क्या था, पहले हमारे जो प्रॉफिट थे पी&एल एप्रोप्रिएशन में वो कितने थे सर, पहले हमारे जो प्रॉफिट थे वो थे 1 लाख, चलो 3 लाख ले, नेट प्रॉफिट कितना था 3 लाख। और हमने क्या किया था, उस नेट प्रॉफिट को सैलरी वैलरी कुछ हमने दिया नहीं, हमने ए बी और सी में तीनों में वो 1 लाख 1 लाख 1 लाख बांट दिया था 3 सालों में अब तक का। बट अब हमें याद आया कि हम इनको सैलरी देना तो भूल ही गए। अगर हम इनको सैलरी देते तो सैलरी कितना कितना जाता सबका, ए बी और सी कितना कितना है, मान लो 30 24 और 21, 30 24 और 21, टोटल
75,000 का तो सैलरी चला जाता। बाद में जो प्रॉफिट बचता, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एबीसी कैपिटल। 3 लाख माइनस 75 करो 225, और 225 को तीनों में डिवाइड कर दो। 75 75 75 ओके 225। तो अगर हम सैलरी देते तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से होती कि नहीं। ओके अब देख लो इसका इंपैक्ट क्या क्या है। पहला इंपैक्ट तो इसकी वजह से आपकी कैपिटल क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ए बी और सी अगर हम सैलरी देते हैं तो इनकी कैपिटल 30, 24 और 21 से बढ़ जाती। दूसरा इंपैक्ट, हमने इनके प्रॉफिट बांट दिए थे 1 लाख 1 लाख 1 लाख, लेकिन अगर हम सैलरी देते हैं तो इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे 75 75 75। तो हमने 25 हजार से ज्यादा दे दिए थे कि नहीं दे दिए थे, तो 25 हजार वापस क्या कर दो, इनके कम कर दो, डेबिट कर दो। 25 25 और 25 दिस वन, ये ए के 25 डेबिट, बी के भी 25 डेबिट और सी के भी 25 डेबिट, टोटल 75,000। नेट इफेक्ट क्या रहेगा, ए की कैपिटल क्रेडिट हो रही है सैलरी से 30 और 25,000 से वापस डेबिट भी हो रही है क्योंकि एक्सेस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। कितना होगा 5,000 क्रेडिट बैलेंस। ओके फिर यहां पर 1,000 डेबिट बैलेंस और 25 और 21 4,000 डेबिट। एंट्री कर दो, जो डेबिट हो रहा है बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट और टू ए अकाउंट। बी डेबिट हो रहा है 1,000 से, सी डेबिट हो रहा है 4,000 से और ए क्रेडिट हो रहा है 5,000 से। समझ में आया? अब इतना सब शोक तो किया जाता है नहीं, वो सब चीजें जो मैंने भी आपको बताई, बट हाँ समझने के लिए करेक्ट है। ये पोजीशन जो हमने कर दी, ये पोजीशन जो हमें करनी चाहिए थी, तो बस देख लो इससे क्या इंपैक्ट आया। सैलरी क्रेडिट होना था, एबीसी क्रेडिट होना था और पार्टनर्स में प्रॉफिट जो पहले एक 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 बढ़ गया, अभी 75,000 ही बढ़ना था। तो 25,000 एक्स्ट्रा बढ़ गया, वो वापस डेबिट कर दो। अब हम उनको कैसे देखते हैं, मैंने कहा अच्छा देखो जी इतना दिमाग नहीं लगाते, हम क्या करते हैं कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, भूल गए तो 30, 24 और 21 से उनको क्रेडिट कर दो। मैंने कहा टोटल कितना 75। अब दूसरा दिमाग क्या कहता है, अच्छा 75,000 से फिर प्रॉफिट भी तो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे तो इससे कैपिटल भी क्या हो जानी है, डेबिट कर देनी है कि नहीं करनी है। हाँ जी 75,000 से इनकी कैपिटल को क्या करना है, डेबिट करना है। इनका रेशियो क्या है, इक्वल, तो 25 25 25 डेबिट कर दो। क्लियर है, डन। अपन उतना दिमाग नहीं लगाते हैं, हाँ पहले 1 लाख बनता होगा क्योंकि अपने पास प्रॉफिट अवेलेबल ही नहीं है। 3 लाख का प्रॉफिट अवेलेबल थोड़ी था, हमने तो सिर्फ ऐसे इमेजिनरी फिगर लिए थे। डन, चलिए कर पाएंगे क्या, पक्का? सब में ऐसा ही है, सब में ऐसा ही है। इसमें क्या हो गया था, इसमें क्या भूल गया था, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भूल गया था। ओके अब ड्राइंग्स का अमाउंट भी दे रखा है। अच्छा ड्राइंग्स का अमाउंट दे रखा है लेकिन कितने महीने का, तो 6 महीने का लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। ओके तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम इनसे चार्ज करना भूल गए थे। अगर हम ये इनसे चार्ज करेंगे तो इनकी कैपिटल डेबिट होगी कि नहीं होगी। अच्छा जी, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है कि नहीं है। प्रॉफिट बढ़ गए ना, तो ये बढ़े हुए प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि नहीं करोगे, करेंगे। सर किस रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में। तो एक तो 3,750, 3,150 और 3,000 से इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे तो कैपिटल कम हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, डेबिट। कितना हुआ टोटल 9,900। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर चार्ज किया जाएगा तो फर्म के प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे 9,900 से, तो ये बढ़े हुए प्रॉफिट पार्टनर से बांटने होंगे 3:2:1 की रेशियो में। कितना, नहीं 4,950, 3,300, 1,650। ओके ये 9,900 का पूरा हिसाब। ओके अब नेट इफेक्ट देख लो, डेबिट ज्यादा कि क्रेडिट ज्यादा, सर क्रेडिट ज्यादा। कितना 1,200। ओके डेबिट की क्रेडिट, सर क्रेडिट ज्यादा 150 से। डेबिट की क्रेडिट, सर डेबिट ज्यादा, कितने से 1,350 से डेबिट ज्यादा। तो बस जो डेबिट हुआ जेड डेबिट टू एक्स टू वाई, 1,350, 1,200 और 100। सही जगह लिखी हो अमाउंट, हाँ ठीक है। हाँ x के सामने y का, y के सामने। चलिए अब ये थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन आ गया, एक से ज्यादा आइटम आ गए, क्या फर्क पड़ता है। हर एक का नेचर बताओ जी, कैपिटल
पे अगर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो इनकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो इनकी कैपिटल कम हो जाएगी। सैलरी दिया जाएगा तो इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। कमीशन देंगे तो इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। एक ही बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा। फिर क्या होगा, नेट इम्पैक्ट देखना होगा प्रॉफिट पे कि प्रॉफिट पे कितना आया। तो इससे आप देख लोगे, इंक्रीज डिक्रीज सारा में लिख दोगे, टोटल वाले कॉलम में देखोगे और फिर यहाँ पे टोटल देखोगी, नेट इम्पैक्ट अब कितना अपने को प्रॉफिट पे डालना है। इनकी कैपिटल जितना अमाउंट से इंक्रीज हो रही होगी ऑब्वियसली प्रॉफिट उतना अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, सैलरी दोगे, है ना, और कमीशन दोगे, पहले क्रेडिट वाला आइटम लिख दिए, और इतना अमाउंट से इनकी कैपिटल कम हो रही है। नेट इम्पैक्ट ऑब्वियसली क्या आ रहा होगा, कैपिटल बढ़ रहा होगा। तो कैपिटल बढ़ रहा होगा ये सब चीजें देने के कारण, तो इससे आपके प्रॉफिट भी तो रिड्यूस हो रहे होंगे। उतना अमाउंट से आप अपने प्रॉफिट को क्या कर दोगे, वापस कम कर दोगे ए, बी और सी के अंदर। डन, ओके। तो काजल समझ में आया? डन। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें, हाँ ये था, इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे 7 और 5 के रेशियो में है, ठीक है। अब 7 और 5 के रेशियो में है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना इतना, यश को चंदन को सैलरी देना इतना इतना, प्रॉफिट 5,04,000 है, लेकिन ये पहले क्या हो गया था, ओके, विच वाज, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। इस बार प्रॉफिट जो आपने बांटा था ना, वो रेशियो ही गलत था पहले, और अभी आप उस रेशियो को भी क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तब आपको क्या करना होगा, पहले तो क्या था 1:1, 1:1 में बांट दिया था 5,04,000 को। अब आपको बोल रहे हैं कि किस रेशियो में बांटना है, 7 और 5 में, तो पूरा ही गड़बड़ हो गया। तो एक काम करो, जो आपने बांटा था वो सारा का सारा पहले रिवर्स कर दो। ये मानो कि आपने बांटा ही नहीं, आपने इक्वली बांट दिया था ना 5,04,000 को, तो आप एक काम करो, इस 5,04,000 को जो प्रॉफिट आपने ऑलरेडी बांट दिया है उसे वापस रिवर्स कर दो। कितना, 2.5 लाख और 252, ये 252 आपने बांट दिया था, गलत बांट दिया था। इससे इनकी कैपिटल वापस क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। अब हम उस सिचुएशन में आ गए हैं कि प्रॉफिट अभी तक बनता ही नहीं है, तो अब अपने को जैसे जैसे देना है वैसे दे दो। सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उतना अमाउंट से इनकी कैपिटल क्रेडिट कर दो, और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट 5,04,000 में से ये सैलरी का अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट हटा दो, बाकी बचा प्रॉफिट इसमें किस रेशियो में बढ़ जाएगा, ओके। ये थोड़ा सा अलग था, क्योंकि इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो रहा था। तो अपन इसमें, अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो तो क्या करना, पहले जो गलत बांट दिया उसको रिवर्स कर दो, और फिर जैसे जैसे तुमको देना है, नॉर्मल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे बनता है, ठीक है ना, इंटरेस्ट देना है उससे कैपिटल बढ़ना है, सैलरी देना है उससे कैपिटल बढ़ना है, और फिर बचे हुए प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन वाले को, उसको भी कैपिटल को बांट दो रिवाइज रेशियो में। क्लियर है? नाउ गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर, गारंटी वाले क्वेश्चन भी इजी है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा था भाई, 3 पार्टनर हैं, 5-3-2 के रेशियो में पार्टनर हैं, उन्होंने, हाँ, तीन पार्टनर हैं, हाँ 3 पार्टनर हैं, 5-3-2 के रेशियो में पार्टनर है, हाँ। और खुशी को एडमिट किया कितने के लिए, 10,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, ओके। तो सलोनी, चंचल और खुशी 3 पार्टनर है, 5-3-2 के रेशियो में पार्टनर है। खुशी को उन्होंने एडमिट क्या करते हुए क्या बोला था कि 10,000 तो तुमको देंगे ही देंगे, ओके। अब नेट प्रॉफिट कितना आया, 40,000। तो अभी 40,000 को पहले तो आप क्या कर दो, 5-3-2 में बांट दो, 20, 12 और 8। खुशी का कितना बैठा, सिर्फ 8,000 बैठा, जबकि खुशी को इन्होंने गारंटी दे रखी थी 10 की, 2,000 कम पड़ रहे हैं ना। अभी 2,000 कौन देगा, सलोनी और चंचल देंगे। किस रेशियो में, 5 और 3 के रेशियो में, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बस सिंपल। तो वो जो 2,000 कम पड़ रहे थे वो 5/8 और 3/8 में इनको दे दो, नक्की। तो इतना अमाउंट इनके कम हो जाएगा और इतना 2,000 इसके बढ़ जाएगा, समझा? ओके। फिर हाँ जी, हाँ, ये सब तुम पुराने वाले बैच वाले को जान जाओगे, ये सारे पुराने वाले बैच वाले हैं, 1 साल पहले, पुराना नहीं 1 साल पहले वाले, हाँ, ओके। तो इसमें क्या था सर, हाँ जी, गारंटी वाला ही था ना। अब इसने बोला दिशा हैड पर्सनली गारंटीड दैट एनी ईयर प्रियांशी शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउंग। अच्छा, इस बार गारंटी किसने दी है, दिशा ने दी है। और दिशा ने क्या कहा
कि भैया प्रियांशी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल द पार्टनर एट द रेट 5% एंड चार्जिंग इंटरेस्ट वुड नॉट बी लेस देन, तो प्रियांशी का हिस्सा 10,000 से कम नहीं होगा, लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेंगे, आपस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करना है, वो हम एडजस्टमेंट कर देंगे। तो कैपिटल आपको दे रखा है, उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो जाएगी, और आपको विड्रॉन भी दे रखा है 4,000 और 5,000, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन भी हो जाएगी। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें देखना, और जितना कम पड़ जाएगा प्रियांशी के, वो प्रियांशी के प्लस कर देना और किसके माइनस कर देना, दिशा के माइनस कर देना। बस इतना से नॉर्मल है। वही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे, जो प्रॉफिट आएगा वो बांट देना। वो बांटने के बाद देखना कि प्रियांशी के कितना कम पड़ रहा है, वो उसके प्लस कर देना और दिशा के माइनस कर देना। तो सर किशन, हाँ दिव्यांशु, हरीश वगैरह ठीक है। और तो सर कुछ अलग क्वेश्चन था क्या? मैंने कहा हाँ एक अलग क्वेश्चन था। ये आपके स्कैनर का क्वेश्चन है, ये आपके स्कैनर का क्वेश्चन है। तो इसमें सर खास बात क्या थी, P और Q है पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:4। दोनों में देखो फर्क देखना, दोनों में फर्क। अब तक तो क्या हो रहा था, प्रॉफिट होता था हम उसको तीनों में बांट देते थे, दोनों जितने भी पार्टनर्स हैं। फिर हम देखते थे जिसको गारंटी दी उसके कितना कम पड़ रहा है, जितना गारंटी दे रहा है उतना अगर कम पड़ रहा है तो हम क्या करते थे, जिसने गारंटी दिया है उसके माइनस करके उस पार्टनर के प्लस करते। बड़ा आसान होता था, नॉर्मल था, नॉर्मल प्रॉफिट को बांटना होता था, और जितना कम पड़ रहा है वो उन पार्टनर से हम ले लेते थे। इस बार क्या 5 और 4 की रेशियो में है। 1 अप्रैल 2021 को उन्होंने एडमिट किया, किसको, अपने मैनेजर को, आर को, क्या कोई बात नहीं है, 1/5 हिस्से के लिए। एज मैनेजर आर वॉज रिसीविंग अ सैलरी। जब वो मैनेजर था तो उसे क्या मिलती थी, 60,000 रुपए पर ईयर, और कमीशन भी मिलता था आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। अच्छा सैलरी तो अच्छी बात है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और है, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। आफ्टर चार्जिंग सैलरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी का अमाउंट तो अपने को पता है, वो लेस कर देंगे, लेकिन कमीशन तो पता थोड़ी ना है, इसलिए अपने को रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना पड़ेगा। इट इज हाउएवर एग्रीड दैट एनी एक्सेस, अभी लाइन क्या बोल रहे हैं, एग्रीड क्या हुआ, एनी एक्सेस ओवर हिज फॉर्मर रेम्युनरेशन, जितना हम उसको रेम्युनरेशन दिया करते थे उससे अगर ज्यादा देना पड़ रहा है तो वो कौन देगा, क्यों देगा। यहां लाइन बदल गई, यहां लाइन बदल गई। अब उसको ऐसा नहीं कि प्रॉफिट हिस्से में जो हमने देख लिया कि भैया तो हमारा पक्का वाला पार्टनर है, अभी पक्का वाला पार्टनर है, पहले वाले क्वेश्चन में अभी पक्का वाला पार्टनर है, तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना इतना है, ठीक है, फिर भी तेरे कम पड़ता है तो हम दे देंगे। अभी तू हमारा पक्का पार्टनर नहीं है, आज भी तुम अब कहीं ना कहीं अपने दिल में हमने याद रख रखा है कि तू हमारा मैनेजर था, तू हमारा मैनेजर था। ओके, अब वो दिल में कहीं ना कहीं अपन ने बात बैठा रखी है, तो अपन ने क्या बोला, देखो तुमको जो भी मैनेजर के तौर पे दिया जाता था अगर उससे ज्यादा देना पड़ा, एक्सेस ओवर हिज रेम्युनरेशन, ओके, गारंटीड वाला सीन नहीं है कि तुम्हारा प्रॉफिट कम रह गया, हमने तुमसे ज्यादा कहा था कि इतना प्रॉफिट तो कम से कम तुमको देंगे, यहां वो वाले सीन नहीं है कि मिनिमम प्रॉफिट वाला सीन नहीं है। यहां ये बोला जा रहा है कि रेम्युनरेशन से अगर ज्यादा देना पड़ा तो भैया कौन बेयर करेगा। ऐसा पता है क्यों होता है, पी और क्यू 2 पार्टनर थे, क्यू को लगा कि यार मैं ना एक्टिवली एंगेज्ड नहीं हो पा रहा पूरा, मेरे और भी काम रहते हैं, तो पी को उसने सजेस्ट किया होगा क्यू ने कि देख भाई मैं तो पूरा नहीं रह पाता, एक काम कर इस मैनेजर को है ना मेरी जगह रख ले, पूरा पार्टनरशिप का दे दे ऑफर। हाँ, तो उसने कहा, पी ने बोला होगा कि ऐसे कैसे भैया, ये तो मैनेजर है, अगर पार्टनरशिप में आया और इसको अगर ज्यादा देना पड़ गया तो, अगर इसको ज्यादा देना पड़ गया तो इसकी रेम्युनरेशन से ऊपर, तो क्यू ने कहा कोई बात नहीं, उसका जितना एक्स्ट्रा बनेगा वो मैं दे दूंगा। ये वो सीन है, क्यू ने कहा कि जितना एक्स्ट्रा बनेगा वो मैं दे दूंगा, रेम्युनरेशन तो तू देगा ही ना, अपन देते थे अब तक भी, एक्स्ट्रा जो बनेगा वो मेरे हिस्से में से काट लेना। ओके, तो आज भी हम इसको मैनेजर की नजरों से ही देखते हैं, ठीक है ना, आज भी हम इसको मैनेजर की नजरों से ही देखते हैं। अब हमने क्या कहा, सैलरी और कमीशन बनता कितना है, मैं कहा देखो जी सैलरी तो 60,000 बनती थी इस आर की, और कमीशन कितना बनता था, 427 का प्रॉफिट था, 427,500, उसमें से सैलरी हटा दो इसकी, बाकी जो बचा उस पर कमीशन देना है, वो भी कैसे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो हमने क्या कर दिया, रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दी। मैं कहा देखो जी जब ये कमीशन मैनेजर था तो हम इसको बनता था टोटल अमाउंट 77,500।
अब क्योंकि हम इसको एज अ पार्टनर बोल रहे हैं तो इसका हिस्सा बनता है 185,500, मैनेजर में बनता था 77,500, भी बन रहा है 85,500, कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? ये 8,000 कौन देगा? क्यों देगा? पी नहीं देगा। तो अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि अच्छा तो ऐसा है तो 4,27,500 है और 4,27,500 को पी क्यू और आर में बांट, 4,27,500 में से तुम सोचो कि हाँ पहले तो ऐसे होता था ना, जो प्रॉफिट है उसको पी क्यू आर में बांट देंगे और जितना कम पड़ रहा होगा वो आर को और दे देंगे, और कौन दे देगा? क्यू दे देगा। इसके क्यू के माइनस कर देंगे 8,000 और पी आर के प्लस कर देंगे 8,000। ऐसा सीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4,27,500 में जब आर को तुम दे रहे थे तो आर के ऑलरेडी कितना बन रहा था? 85,500 तो ऑलरेडी बन रहा था, 8,000 तो ऑलरेडी उसके प्लस ही है। पहले क्या होता था, प्रॉफिट को बांटते थे तो उनके कम पड़ जाता था, तब वो जो गारंटी दे रखी थी भैया इतना प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे, वो हम इसके प्लस कर देते थे और बाकी के माइनस। लेकिन इस बार तो ऑलरेडी 4,27,500 में से अगर हम इसको पार्टनर ही मान रहे होते तो 4,27,500 में इसका कितना बैठता? 85,500 बैठता। ऑलरेडी ज्यादा बन रहा है भैया, तो अभी काटना नहीं है हाँ, हम तो बोले थे भैया मैनेजर से ज्यादा जितना देना पड़ रहा है वो क्यू के माइनस कर दो, 8,000 इसके माइनस करना था। लेकिन ये कैसे किया जाएगा? सुनो, ठीक है भैया मैं आज भी उसको पार्टनर नहीं मानता हूं, ठीक है मैं आज भी उसको पार्टनर नहीं मानता हूं, आज भी वो मेरे लिए क्या है? मैनेजर है। तो पी और क्यू पहले हम अपना प्रॉफिट उसी हिसाब से बांट लेते हैं कि वो हमारा मैनेजर है। 77,500 उसका एज ए मैनेजर क्या कर दो? रेम्युनरेशन लेस कर दो। बाकी जो बचा वो हमारे बीच में बांट लो। हमारा रेशियो क्या था? हमारा रेशियो था 5:4, तो हम आपस में बांट लेते हैं 5/9 और 4/9। अब पी कहता है ये देख मेरा बनता है इतना और तेरा बनता है इतना, और आर का बनता है एज ए मैनेजर 77,500। ठीक है जी, तो मेरा बनता है इतना, कितना? ये 194,444। तो मेरे को तो तू बख्श दे, बाकी तुम जानो। मैं तो मेरा प्रॉफिट ले लिया, अब बाकी तुम जानो। तुम्हारा कितना बन रहा था? 155,556। लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा होगा तो आर को कौन देगा? तुम दो। तो जितना तेरा बन रहा है ना 155,556, उसमें से 8,000 तू ही निकाल के इसको देगा ऊपर का, 77,500 के ऊपर का। क्लियर है वाली चीज? तो दोनों में फर्क क्लियर है। दोनों गारंटी वाले में वहां पे क्या होता है, आपका जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो प्रॉफिट क्या हो जाता है? हाँ जी, दिस वन, ये वाला सॉल्व है ना। हाँ, यहाँ पे जैसे खुशी को हमने प्रॉफिट दिया था तो खुशी का प्रॉफिट में हिस्सा सिर्फ 8,000 बैठा था, जबकि उसको गारंटी कितने का दे रखा था? फर्क है। प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो उनका कम पड़ रहा था। यहां पर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ऑलरेडी क्या आ रहा है? ज्यादा बैठ रहा है। 4,27,500 को जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ पार्टनर तो ऑलरेडी उसका कितना आ रहा था? 85,500 आ रहा था। तो वहां पे वो नहीं है कि हाँ तुम्हारा अच्छा कम रह गया, हमने इतना गारंटीड तो बोला ही था। भैया ऑलरेडी तुम्हारा मैनेजर से क्या बन रहा है? ज्यादा बन रहा है। तो दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। मैनेजर वाला क्वेश्चन है तो उसको क्या कर देना, और इस तरीके से आएगी एक्सेस रेम्युनरेशन के ऊपर जो भी देना पड़ रहा है वो भैया ये बेयर करेगा। तो ये मानना कि भैया वो आज भी हमारा मैनेजर ही है, बट हम उसको एज ए पार्टनर शो कर रहे हैं। दिमाग में आज भी कहीं ना कहीं बैक एंड में वो हमारा मैनेजर ही है। 4,27,500 में से जितना उसका मैनेजर के रिगार्डिंग बनता है, कितना बनता है? 77,500, वो हटा दो और हम आज अपने पार्टनरशिप में रेशियो बांट लेंगे, बस। क्लियर है ये वाली चीज? डन। तो बैकएंड में इसको अभी भी मैनेजर ट्रीट करना, बट शो करने के लिए देखो हमने इसको आज कैसे शो किया? पार्टनर। कैलकुलेशन मैनेजर की तरह और शो कर रहे हैं पार्टनर की तरह। ओके, नाउ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो भी मैंने बताया था, सेम मैंने वही बोला कि भैया 50,000, एक तो क्या बोल रहे हैं, जैसे 50,000 इसका था पूरे साल भर के लिए, तो 50,000 पूरे साल का हो गया। बी क्या बोल रहा है? 40,000 स्टार्टिंग में लगाया, बाद में 46,000 और लगा दिए, कब? एट द एंड ऑफ द 4 मंथ, और 16,000 विड्रॉ कर लिया एट द एंड ऑफ द 9 मंथ। तो मैंने कहा कैपिटल रेशियो के लिए क्या करोगे? मैंने कहा 40,000 स्टार्टिंग में थे ना, और 46,000 कब हुए? एट द एंड ऑफ 4 मंथ, मतलब 4 महीने तक तो 40,000 ही रहे। फिर उसके बाद 46 हो गए, वो कब तक रहे? जब तक आप ये 16,000 विड्रॉ नहीं कर लिए। और विड्रॉ कब किया? एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स। तो 4 मंथ्स का एंड और 9 मंथ्स का एंड, कितना गैप? 5 महीने के लिए 46 रहा, और फिर 16 विड्रॉ किया तो 30,000 बच गया। 30,000 कितने महीने के लिए? 4 और 5 9 तो हो गए, बच गए कितने? 3 महीने। क्लियर है? मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐसे ही सिखाया आपको, ताकि पूरे 12 महीने का हिसाब हो जाए, ताकि कैपिटल रेशियो भी इसी पैटर्न पे कैलकुलेट हो जाए। और पता है कैपिटल रेशियो क्यों कैलकुलेट किया था? क्योंकि इनका जो प्रॉफिट था वो कैपिटल रेशियो में डिवाइड होना था। क्लियर है? कर पाओगे?
ओके, ये आपका था फंडामेंटल कंप्लीट। हाँ जी, नाउ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन में क्या होगा सर, जब भी नया पार्टनर आएगा तो इसे भी क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाएगा? यस सर। क्या पुरानी पार्टनरशिप डीड को खत्म करके एक नया पार्टनरशिप डीड लाना पड़ेगा? हाँ सर, नया पार्टनरशिप डीड लाना पड़ेगा। एडमिट क्या किसी एक की परमिशन से हो सकता है या सबकी परमिशन चाहिएगी? सबकी चाहिएगी। ठीक है जी, सबके साइन वापस होंगे। ओके, जब पार्टनर एडमिशन के टाइम आता है तो क्या लेके आएगा? कैपिटल लेके आएगा और गुडविल में हिस्सा लेकर आएगा। ओके, और पुराने पार्टनर क्या करते हैं? उसके फेवर में अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस करते हैं। कैपिटल लेके आता है ये तो समझता है, गुडविल क्यों लेके आता है? ओके, गुडविल किस पे डिपेंड करती है, फ्यूचर प्रॉफिट या प्रेजेंट पास्ट प्रॉफिट्स? कौन बोल रहा है पास्ट? गुडविल किस पे डिपेंड करता है, फ्यूचर प्रॉफिट्स या पास्ट? फ्यूचर, पास्ट। तो शायद मैंने वो बात बताई नहीं हो आपको वीडियो में, या बता दी थी मुझे पता नहीं, याद नहीं है वो तुमको वो एग्जांपल, चुटकी में शादी कराओ .com। नहीं बताया था? ओके, सुनो, चुटकी से नहीं, हाँ, चुटकी में शादी कराओ .com। भाई इसमें याद करो वो 3 पार्टनर थे, शुभम ही तो था, पंडित। हाँ, कोई बात नहीं, मैं वापस बनाता हूं। सुनो, कौन कौन है? मान लो एक समय है, एक शुभम है, और एक ऋतिक है। ठीक है, हाँ जी। तो कहानी कुछ इस तरीके से थी, क्या थी कि भैया ऋतिक को करनी है शादी, ठीक है। हाँ, अब ऋतिक को करनी है शादी, शुभम उसका क्या है, दोस्त है, और हाँ उसका जो काम है वो है पंडितों वाला, चुटकी में शादी कराओ .com। आजकल ये पंडितों वाला नहीं रह गया ये, हाँ प्रोफेशनल काम है। हाँ जी, चुटकी में शादी कराओ .com। अब तो शुभम क्या करके लेके आया, कुछ लड़की वालों को लेके आया घर पे कि ऋतिक की शादी करवानी है। ठीक है, लड़की वाले ऋतिक के घर पर बैठे थे, याद है, चाय में बिस्किट डिप कर करके खाए जा रहे थे, बहुत हंसी मजाक का माहौल था जैसे यहाँ पे एकदम है। ओके, पता है ऋतिक के पास रिश्ता क्यों आया है वो? क्योंकि ऋतिक जयपुर में 2 लाख रुपए पर मंथ कमाता है। हाँ, गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, बस एक चीज नहीं है उसके पास, हाँ बस, हाँ एक अच्छी सी लड़की। ठीक है, हाँ जी, घरेलू, ठीक है। ओके, तो बस, हाँ तो वो शुभम उसी का हाँ एडजस्टमेंट अब करने जा रहा है ऋतिक के लिए। ठीक है, ओके, तो बड़ा हंसी मजाक का माहौल था, सब कुछ था, लेकिन उसी टाइम क्या आया था याद है, एक कॉल आया था, और कॉल आया तो ऋतिक के घर वालों ने फोन उठाया और फोन हाथ से छूट गया था। हाँ, फोन हाथ से छूट गया, और वहां पे बैठे जो लोग थे उनको लगा कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। क्या हुआ था? उसको जॉब से निकाल दिया गया था, उसको जॉब से निकाल दिया गया था। ओके, ये सुनते ही अब वहां पे जो बैठे थे, जो बिस्किट थे वो चाय के अंदर ही रह गए। ठीक है, हाँ जी। तो सेम टाइम लड़की भी वहीं थी ऑब्वियसली। लड़की के पास पता है उसके दोस्त का कॉल आया। उसका दोस्त कौन? समय। समय ने कहा कि मेरी जॉब लग गई 2 लाख रुपए पर मंथ। अब वो लड़की किससे शादी करेगी? समय से शादी करेगी। क्या? प्यार व्यार कुछ नहीं होता भैया, पैसा होता है।
ठीक है ना। तो अब लड़की किससे शादी करेगी? समय से शादी करेगी। भले ही समय इतने दिन गलियों में कंचे खेलता था, लेकिन फिर भी वो लड़की समय से शादी करेगी। पता है क्यों? क्योंकि फ्यूचर में कौन कमाएगा? तो गुडविल किस पे डिपेंड करेगी? फ्यूचर प्रॉफिट्स पे। हाँ, ये बात अलग है कि भैया ऋतिक अगर जॉब से निकाल दिया गया तो उसको दूसरी जॉब भी तो मिलेगी। हाँ ठीक है ना। तो कहने का मतलब है गुडविल फ्यूचर प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन फ्यूचर पास्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। बट अगर आपसे कोई पूछे गुडविल किस पे डिपेंड करता है, तो फ्यूचर। अब नया पार्टनर आ रहा है, हम उसको अपने फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, हम उसके लिए अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और फ्यूचर प्रॉफिट पर बेस्ड क्या होता है? गुडविल का कैलकुलेशन होता है। तो हम उससे इतना पैसा पहले ही चार्ज कर लेंगे। दैट इज द गुडविल, दैट इज गुडविल का अमाउंट। ठीक है ना। तो गुडविल का अमाउंट और कुछ नहीं है, फ्यूचर में प्रॉफिट हम कमाएंगे क्योंकि हमने इतने टाइम तक गुडविल क्रिएट किया है। अब वो फ्यूचर में प्रॉफिट में तो हम तुमको हिस्सा दे रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम पैसा तुमसे पहले ही चार्ज कर लेते हैं। ओके। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हमारा कमाया हुआ है, हमने इतना नाम बनाया है, तू तो अभी आया है। वो बोलेगा भैया पैसा दिया है, ठीक है ना, पैसा दे रहा हूं गुडविल का। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या क्या करना पड़ेगा सर? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, गुडविल का ट्रीटमेंट भी होगा, रिवैल्यूएशन भी होगा। अब तक के जो रिजर्व सरप्लसेस हैं उनको क्या किया जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। और कैपिटल का भी एडजस्टमेंट देखना होता है, कैपिटल को भी लास्ट में कभी कभी एडजस्ट करवाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें भी कई बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, बट ऐसा होता नहीं, बहुत आसान होता है एक्चुअली ये। देखो हाँ, बस ये है कि इसमें हम कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, कैलकुलेटर का पॉसिबल नहीं हो पाता है। व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा हो? केवल नए पार्टनर का रेशियो दे रखा हो कि भैया नया पार्टनर इतने से के लिए आया, बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ। जैसे ये 3-2-1 की रेशियो में पार्टनर है, 3/6, 2/6 और 1/6, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो गायब कर दो। रेशियो क्या बन गया? 3, 2 और 1। ओके। अब डी को लेके आए, वो कितने हिस्से के लिए? 1/6 हिस्से के लिए। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैसे कर सकते हो? देखो सब में बेटर ये रहता है कि आप सब में ही क्या करो, एक काम करो, सेक्रीफाइस मेड पहले कैलकुलेट कर लो। फर्क होता है सेक्रीफाइस मेड और सेक्रीफाइस रेशियो में। सेक्रीफाइस मेड मतलब कितना पोर्शन आपने सेक्रीफाइस किया है। तो अगर सेक्रीफाइस मेड अगर कैलकुलेट किया जाए, इसमें भी सेक्रीफाइस मेड अगर कैलकुलेट किया जाए तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? बताओ, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना किया और सी ने कितना किया? सर देखो जी, डी आ रहा है 1/6 हिस्से के लिए, कुछ बोला क्या किसने कितना सेक्रीफाइस किया? इसका मतलब वो अपने ओल्ड रेशियो में ही क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस किया। तो देयर ओल्ड रेशियो विल बी द सेक्रीफाइस रेशियो, राइट। तो आप क्या करोगे, यहां जो 1/6 है, डी को जो हम 1/6 हिस्सा दे रहे हैं, वो ए बी सी क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। किस रेशियो में? अपने ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना है उनका? 3:1। तो ये 1/6 किस रेशियो में दिया जा रहा है? 3/6, 2/6 और 1/6। ओके, इनका सेक्रीफाइस मेड आ गया कितना? 3/36, 2/36, 1/36। दैट इज द सेक्रीफाइस मेड। मैंने चेंज कर दिया इसका फॉर्मेट भी अभी। वहां पे तो मैं क्या बताता था? सबका हिस्सा 1 है, नया पार्टनर 1/6 के ले रहा है, तो बाकी बचा 5/6। अब 5/6 है तो वो एबीसी में पुराने रेशियो में बढ़ जाएगा, ऐसा करते थे ना। मैंने कहा चलो सबका ही सेक्रीफाइस, सब में एक ही कॉमन रख लो, सबका ही सेक्रीफाइस मेड पहले निकाल लो हर क्वेश्चन में। तो सेक्रीफाइस मेड हमने निकाल लिया। अब नया रेशियो कहां दिक्कत है भैया? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। भाई तुम्हारे पास 5 चॉकलेट है, उसमें से अगर तुम मुझे 1 दे देते हो, सेक्रीफाइस कर देते हो, तुम्हारे पास कितनी बची? 4। तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस दैट इज न्यू, सिंपल। तो अभी सेक्रीफाइस मेड आ गया ना, अभी न्यू भी आ जाएगा। न्यू कैसे रहेगा? न्यू रेशियो ए का कितना? सर ए का पुराना कितना था? 3/6। उसमें से उसने कितना सेक्रीफाइस किया? 3/36 पोर्शन सेक्रीफाइस कर दिया। तो अभी क्या बचा? कितना? 36, 18 - 3। अच्छा ये लेना आता है, ये करना, सॉल्व करना आता है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। 36 हमने एलसीएम लिया। क्यों लिया? 6 के टेबल में भी 36 आता ही है ना, बचपन, कोई बात नहीं ना। हाँ, और फिर हम कैसे करते हैं? 36 डिवाइड बाय, हाँ जी 36 डिवाइड बाय 6। ओके, कितना आया? 6। और 6 इंटू 3 18, 18 - 3। ओके, अच्छा इसको आप कैसे देख सकते हो?
3/6 और 3/36 है, राइट। अब मुझे 3/6 को भी डिनोमिनेटर 36 में कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा? मैं कहा अच्छा, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो गया 18/36 और ये हो गया 3/36, तो 18-3 इस तरीके से हुआ ये। समझ में? वो अपने को करवा देते हैं, लेकिन एक्चुअली थीम इसका ऐसा हुआ कि भैया ये तो एक तो था 3/6 और एक था 3/36, तो मुझे दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, दोनों का मुझे डिनोमिनेटर क्या करना है? सेम करना है। यही मोटिव रहता है इसको सॉल्व करने में भी। तो 36 लेकर आना है मुझे, तो एक तो ऑलरेडी 36 है ही, एक और 36 पे लेके आ जाओ, तो मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भी क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दूंगा, ठीक है ना। तो दैट इज 18/36 एंड दूसरा है 3/36। तो एक का हिस्सा पहले था 18/36, उसमें से 3/36 वो क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है, तो अभी उसके पास बचेगा कितना? 15/36। हाँ जी, 15/36। समझ में आया ये वाली चीज? ओके। अच्छा, बी के पास क्या रहेगा? सर बी के पास पहले था 2/6 और अभी वो सैक्रिफाइस कितना कर रहा है? 2/36। ओके, लिखने को हम इस तरीके से लिख देते हैं, 36 इक्विवेलेंट में लेके आ जाओ, फिर 6, 36 डिवाइड बाय 6 आया, 6 × 2 12 आ गया। वो एक्चुअली लॉजिक क्या है? 2/6 को हम क्या 12/36 बोल सकते हैं? यस, 2/6 को हम 12/36 बोल सकते हैं। अब 12/36 में से 2/36 क्या कर दिया है उन्होंने? सैक्रिफाइस कर दिया है, तो बाकी कितना बचा? 10/36। 15, 10 और सी का कितना होगा? 1/6 था, उसने सैक्रिफाइस कितना किया? 1/36। ओके, तो 1/6 को अगर मैं 36 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करूं तो वो कितना बन जाएगा? 6/36। ओके, एंड -1 पोर्शन, तो बचा कितना? 5/36। और डी का कितना था? 16, उसको भी अगर मैं 36 में लेके आऊं तो 6/36। तो जो नया रेशियो आया वो क्या आया? 15, 10, 5 और 6। इन चारों का टोटल करके चेक कर लो। 15, 10, 25, 25 और 5 30 और 30 और 6 36। टोटल 36 पोर्शन थे, उसमें से 15 पोर्शन ए के पास रहा, 10th पोर्शन बी के पास रहा, 5th पोर्शन सी के पास रहा और 6th पोर्शन डी के पास रहा। क्लियर है वाली चीज? ओके, तो सब में ही सैक्रिफाइस मेड पहले कैलकुलेट कर लो, कोई बुराई नहीं। इसमें भी आप देखो सैक्रिफाइस मेड पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। सब जगह बुक में सॉल्व कैसा होता है? एज्यूम 1, डी को दिया 1/6, तो बाकी बच्चा 5/6, फिर 5/6 को आप बांट देते थे तो न्यू रेशियो आ जाता था। वैसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। सैक्रिफाइस मेड, वही सेम ट्रीटमेंट, सैक्रिफाइस मेड कैलकुलेट करो, देन न्यू रेशियो बड़ा आसानी से आ जाएगा, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस मेड। अच्छा, और इससे एक बात ये भी क्लियर होती है कि अगर कुछ दे नहीं रखा है, इसका मतलब उनका ओल्ड रेशियो ही क्या रहेगा? सैक्रिफाइस रेशियो रहेगा। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि राम श्याम जैसे दो पार्टनर हैं, 7/12 और 5/12, मतलब वही रेशियो हो गया क्या? 7:5, डिनोमिनेटर सेम है। उन्होंने गोपी को एडमिट किया कितने के लिए? 1/6 हिस्से के लिए, और विच ही एक्वायर्ड। लैंग्वेज पकड़ना आपको पड़ेगा, अपनी आत्मा की आवाज सुननी पड़ेगी, अंतरात्मा की, ठीक है ना। गोपी को 1/6 हिस्से के लिए लेकर आए, विच ही कौन? गोपी, जो एक्वायर किससे कर रहा है? इक्वली फ्रॉम राम और श्याम। अच्छा, ये 1/6 हिस्सा राम और श्याम से इक्वली ले रहा है, इसका मतलब राम और श्याम सैक्रिफाइस कितना कर रहे हैं? ये 1/6 का आधा तो राम और आधा श्याम, तो 1/12, 1/12। लैंग्वेज पकड़ना अगर किसी को आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना सैक्रिफाइस मेड ही तो कैलकुलेट करना है, क्या दिक्कत है? अच्छा, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे आ जाएगा? सर 1:1। पोर्शन है 1/12, 1/12 सैक्रिफाइस मेड, और सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो गया? 1:1। तो 1/2, 1/2 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? दोनों में फर्क हो गया, सैक्रिफाइस मेड और सैक्रिफाइस रेशियो में। हाँ जी, तो राम ने कितना सैक्रिफाइस किया था? 1/6 का आधा आधा किया ना, तो आधा आधा 1/12, 1/12, और सैक्रिफाइस रेशियो को पूछेगा तो 1:1, 1/2, 1/2।
बट सेक्रीफाइस मेड और रेशियो अलग अलग होता है। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या पढ़ाते थे, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, वो गड़बड़ हो जाता था। ओल्ड रेशियो माइनस हाँ सेक्रीफाइस मेड, ओल्ड पोर्शन माइनस सेक्रीफाइस पोर्शन हाँ मेड। तो राम कितना सर, राम का था 7/12 और माइनस उसने सेक्रीफाइस कितना किया 1/12। तो टोटल अगर 12 पोर्शन है उसमें से 7 पोर्शन उसका था, उसमें से 1 पोर्शन सेक्रीफाइस कर दिया गया, तो बाकी बचा 6 पोर्शन, 6/12। ओके, शाम का कितना था, टोटल 12 में से 5th हिस्सा शाम का था, उसमें से सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12, तो बाकी अब 4th हिस्सा अभी भी उसके पास है। ओके, अब गोपी का कितना बनेगा, 2 तरीके से कर सकते हो सर, वो पार्टनर में आ रहा है 1/6 हिस्से के लिए, तो या तो 1/6 को 12 में कन्वर्ट करेंगे तो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जिसने जो सेक्रीफाइस किया है 1/12 1/12 वो दोनों ऐड कर दो, दैट इज 2/12। मैं जितना तुम सेक्रीफाइस करोगे उतना ही तो नए को मिलेगा, सिंपल। ओके, तो लैंग्वेज ही है और कुछ नहीं। जैसे यहां पे है 5:3 के रेशियो में है, विशाल को एडमिट किया कितने के लिए, 1/4 हिस्से के लिए। 31 जुलाई को अखिलेश वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम सुरेश, रमेश और विशाल। इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 एडमिशन कर दिए, तो पहले एक का नक्की करना और फिर दूसरे का नक्की करना। पहले एक का हो जाएगा, उसका न्यू रेशियो कैलकुलेट कर देना, फिर दूसरा आएगा तो उसके अकॉर्डिंग कर लेना। दोनों क्वेश्चन को मिक्स कर दिया गया है। एक में तो क्या हुआ है, केवल और केवल नए पार्टनर का हिस्सा दे रखा है, और दूसरे में क्या कर रखा है, ये भी वाला इक्वली फ्रॉम दिस। दोनों ऊपर जो क्वेश्चन पढ़े दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया गया। फिर हाँ, ये आदित्य, निशिका, मनीष, तो ये एडमिट किए गए। मनीष को एडमिट किया 1/6 के लिए, विच ही, लैंग्वेज पकड़ना, विच ही टेक्स 1/24 फ्रॉम आदित्य एंड 1/18 फ्रॉम। अब ये 1/24 और 1/8 कैसे हुआ, क्या ये डायरेक्ट दे रखा है, या आदित्य का 1/24 और निशिका का 1/8 ऐसा है, डायरेक्ट दे रखा है। समझ में नहीं आया कभी कभी तो क्या करना चाहिए, इन दोनों को ऐड करना चाहिए और देखना चाहिए कि कितना आ रहा है। 24 आ रहा है, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, दिस वन इज 4/24 दैट इज 1/6। ओके, ये दोनों मिलकर 1/6 के बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये डायरेक्ट सेक्रीफाइस मेड आपको गिवन है। अगर डायरेक्ट नहीं होता तो दोनों का टोटल क्या आता, 1 बता रखा था क्या मैंने ये, ओके, वरना दोनों का टोटल क्या आता, 1 आता, जैसे कि इसमें था which he acquire equally from Ram Sham, equally 1/2 1/2 that is 1। तो ऐसे केस में तो अपने क्या करना होगा, इस 1/6 का 1/2 1/2 करना पड़ा, ठीक है ना। ओके, और यहां पर क्या था, डायरेक्ट ही दे रखा था 1/24 और 1/8 दैट इज द डायरेक्ट सेक्रीफाइस मेड। इन दोनों का टोटल करके देखो नए रेशियो के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नए पार्टनर के एडमिट रेशियो के बराबर, तो बस वो डायरेक्ट दे रखा है। अच्छा, तो सेक्रीफाइस मेड 1/24 1/8 नक्की, और सेक्रीफाइस रेशियो कैसे आ जाएगा, ओल्ड जो था उसमें से ये लेस कर देना, 7/8 आदित्य का था और 5/8 निशिका का, माइनस 1/24 और 1/8। यहां तो 24 लाना पड़ेगा, तो 7/8 का अगर मैं डिनोमिनेटर 24 करना चाहता हूं तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21/24, माइनस ये ऑलरेडी 24 है तो 1/24, 21 में से 1 गया 20। अच्छा, यहां पर 8 है, दोनों 8 ही हैं ऑलरेडी, तो 5 माइनस 1 4/8, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो अभी एक और मनीष का और देख लेते हैं। हाँ, वैसे 3 से डिवाइड होगा नहीं, 24 और ये कितना आ गया 3 से मल्टीप्लाई 12, और मनीष का कितना हिस्सा था 1/6, तो इसको 24 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना, 4/24, 20 12 और 4, और इजी हो सकता है। कुछ गड़बड़ आ गया क्या, हाँ कुछ गड़बड़ है, क्या हो गया, अच्छा 7 हाँ मैंने यहां पे गलत ले लिया ना, 8 क्यों लिया तुमने फिर, हाँ 7 और 5, हाँ अभी तो न्यूमरेटर चेंज करना पड़ेगा, तो एलसीएम क्या आएगा फिर 24 आएगा,
और 24 के लिए 12 को अगर 24 में कन्वर्ट करूंगा तो, और ये तो ऑलरेडी है, 12 को करने के लिए 10 और ये 3, हाँ जी, कितना कितना आएगा देखो, 13, 7 और 4 आ गया अभी तो, ठीक है, हाँ वो लेने में गलती हो गया ना, पेज चेंज होते ही, ठीक है, 13, 7 और 4, 13, 7 और 4, टोटल कितना, डन। अच्छा फिर क्या बोला, 1/5 के लिए आया, विच ही एक्वायर्ड 2:1 के रेशियो में, 2:1 रेशियो गिवन है, डायरेक्ट पोर्शन गिवन तो है ही नहीं, ओके, 2/5, 2/5 और 1/5 सबका टोटल करूंगा तो 1 बन जाएगा। तो अपने को सिंपली क्या करना है, ये जो 1/5 हिस्सा है जो उसने एक्वायर किया वो कैसे किया, 2/5, 2/5, 1/5, सेक्रीफाइस मेड आ जाएगा, और ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस मेड करोगे तो न्यू आ जाएगा। इजी है, मुश्किल नहीं है, समझ में आ रहा है काजल? और कोई ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम एबीसी, तो ये रेशियो है, मेड ऐसे आएगा, ये जो 1/5 हिस्सा है इसके लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो 2/5, 2/5 और 1/5 के रेशियो में इस 1/5 को दे रहे हैं। तो 1/5 का 2/5 कितना, 2/25, 2/25, 1/20, ये है सेक्रीफाइस मेड, ठीक है, हाँ डायरेक्ट नहीं दे रखा ना। अच्छा ये अगर डायरेक्ट होता, मान लो 2/5 इसने सेक्रीफाइस कर दिया, 2/5 इसने कर दिया, 1/5, मतलब ये लोग तो बेच के चले गए फर्म को, इसने अपना 2/5 हिस्सा दे दिया, इसने 2/5 हिस्सा दे दिया, इसने 1/5 हिस्सा दे दिया, तो टोटल पूरा 1 हिस्सा ही दे दिया, बाकी का तो किसी का कुछ बचा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाता है ऐसे, तो डायरेक्ट ये सेक्रीफाइस मेड नहीं दे रखा, ये दे रखा है रेशियो, कि ये रेशियो किसी न किसी बेसिस को आपको इस रेशियो में बांटना है। तो ये जो 1/5 हिस्से के लिए आ रहा है वो 1/5 हिस्सा कैसे दे रहे हैं, 2:1 की रेशियो में दे रहे हैं, ठीक है, ओके। अब जैसे एक और, ये क्या बोला, ये एक और नया है, 7 और 3 में था, सी एडमिट किया, ए सैक्रिफाइस कर रहा है कितना, 2/7 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का, ए अपने हिस्से का सैक्रिफाइस कर रहा है और बी अपने हिस्से का सैक्रिफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ सी। तो रेशियो क्या रहेगा, ए का हिस्सा कितना है 7/10, तो 7/10 का, इस बार नए का रेशियो नहीं ले रहे, इस बार अपने हिस्से का दे रहे हैं, ठीक है ना, अपने हिस्से का 2/7 सैक्रिफाइस कर रहा है, अपना हिस्सा कितना 7/10, अपने हिस्से का 2/7, तो ये हो गया 2/10। बी अपने हिस्से का 1/7, तो बी का हिस्सा कितना है 3/10 और अपने हिस्से का 1/7, इसका मतलब इट इज 3/70। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, रेशियो लाने के लिए डिनोमिनेटर को सेम लाना पड़ेगा, तो इसको भी अगर मैं 70 में कन्वर्ट कर दूं तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई, 14:3, करेक्ट है। बस अभी सैक्रिफाइस मेड आ गया ना, तो ओल्ड में से 7/10 और 3/10, 7/10 और 3/10 में से माइनस क्या करेंगे, सैक्रिफाइस मेड, 70 एलसीएम 7 से मल्टीप्लाई करना है 49, 14, 70 7 से मल्टीप्लाई करना है 21 और 3, 49 माइनस 14, 35/70, 18/70 और सी का कितना, सी का जितना जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया 14/70 और 3/70 दोनों को ऐड कर दो, दैट इज 17/70। यही है क्या, 35, 18 और 17, डन। टोटल करके देख लो 70 बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर अपन उसमें जैसे गलती किया, अगर अपन उसमें बाद में टोटल करके चेक करते हैं ना, तो अपने आप बैठता ही नहीं मामला, ठीक है ना। ओके, ये थोड़ा अलग था। आर इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, कितने हिस्से के लिए, 1/5 के लिए। सर अगर केवल इतना सा लिखा होता है तब तो वो पहला वाला केस बन गया कि नहीं बन गया, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ था, पी और क्यू डिसाइडेड टू शेयर द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट इक्वली, लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, बाकी बचे प्रॉफिट को वो इक्वली बांटेंगे। अब इसमें अपने को ऐसे ही करना पड़ेगा कि भैया पूरा है 1, अगर 1/5 हम आर को दे देते हैं तो बाकी बचा कितना, इस बाकी बचे हुए को वो इक्वली बांट रहे हैं, तो 4/5 को जो बाकी बचा हिस्सा है वो लोग इक्वली बांट रहे हैं 1/2, 1/2, तो ये तो हो जाएगा 4/10, ये भी हो जाएगा 4/10 और नए वाले का हिस्सा कितना है 1/5, दैट इज 2/10।
10, तो 4 4 2 2 2 1 आया समझ में। तो लैंग्वेज को पकड़ना, बाकी सब में सेक्रीफाइस मेड पहले कैलकुलेट कर सकते हो, बट ये वाले में आपको देखना पड़ेगा क्योंकि बोल रहे हैं नए से 1/5 है और बाकी बच्चा हिस्सा, अब बाकी बच्चे के लिए तो पहले बाकी बच्चा निकालना पड़ेगा 4/5, वो इक्वली बांटेंगे, बांट दो। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, उसके बाद तो कुछ नहीं था। अच्छा फिर सेक्रीफाइस रेशियो उल्टा, ओल्ड माइनस न्यू। अच्छा सेक्रीफाइस हमेशा, अच्छा फॉर्मूला हम हमेशा ही याद रखते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। आंसर पॉजिटिव आता है तो सेक्रीफाइस और आंसर नेगेटिव आता है तो गेन, हम उल्टा नहीं चलाते कि न्यू माइनस ओल्ड वगैरह, ठीक है ना। हम सारे क्वेश्चन नहीं रखते हैं ओल्ड माइनस न्यू, आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव सर याद नहीं रहता, मैं कह रही यार बड़ा आसान है। ओल्ड 5 चॉकलेट, सेक्रीफाइस किया तुमने 1 चॉकलेट, ठीक है ना। या यूं कहूं ओल्ड 5 है और नया तुम्हारे पास 4 है, दैट मीन्स तुमने 1 का क्या किया है सेक्रीफाइस, पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस। ओल्ड तुम्हारे पास 5 है, नई तुम्हारे पास 7 है, माइनस में आंसर आया दैट इज गेन, सिंपल। तो माइनस में आ रहा है तो गेन कर रहे हो और पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस कर रहे हो। क्लियर, चलिए डन फिर आज के लिए, कल पढ़ेंगे आगे, रिवीजन करेंगे गुडविल वगैरह और। थैंक यू, टेक केयर, बाय।